नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अस्मिता दुबे। नोएडा की ट्विशा शर्मा एक एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, भोपाल की एक नामी परिवार की बहू। ना जाने कितनी पहचान इस नाम के साथ जुड़ी थी, लेकिन 12 मई की रात सब कुछ खत्म हो गया। ट्विशा की मौत की गुत्थी ऐसी उलझी कि 12 दिनों के बाद उसका अंतिम संस्कार हो पाया। लेकिन ट्विशा की कहानी सिर्फ इन 12 दिनों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा और कहीं अलग है। आज इस शो में हम आपको ट्विशा की कहानी बताएंगे। 32 साल की ट्विशा, नोएडा के एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी ट्विशा ने कैसे अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ, कैसे ट्विशा की समर्थ से मुलाकात हुई, ये सब कुछ एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। देखिए हमारी खास कार्यक्रम एक ट्विशा थी। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा का भोपाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ट्विशा की मौत के 12 दिन बाद उसके भाई हर्षित ने उसे मुखाग्नि दी और वो पंचतत्व में विलीन हो गई। एक मॉडल, एक एक्ट्रेस और एक कंटेंट क्रिएटर का ऐसा दुखद अंत देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू बह निकला। परिवार फफक फफक कर रो पड़ा। ट्विशा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, जिनके जवाब आना बाकी है। लेकिन कौन थी ट्विशा? कैसे परिवार की आंखों का तारा बन गई एक फिल्मी सितारा? ट्विशा की जिंदगी की कहानी देखिए उसी की जुबानी। हंसती खेलती नाचती गाती और खिलखिलाती ये मैं हूँ। मैं ट्विशा शर्मा, एक मॉडल, एक एक्ट्रेस और एक कंटेंट क्रिएटर। अच्छी इनकम यानी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट। और ये है मेरे पापा नवनिधि शर्मा, और ये मेरी प्यारी मम्मा रेखा शर्मा, और ये हैंडसम हंक है मेरा प्यारा भाई हर्षित शर्मा। ओ सॉरी, मेजर हर्षित शर्मा। आर्मी का एक कड़क और सख्त अफसर, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई एकदम मोम है, मोम। अगर मुझे जरा सी भी खरोंच आ जाए ना, तो वो ऐसे परेशान हो जाता है जैसे मुझे नहीं खुद को चोट लगी हो। बस यही तो थी मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा अपना घर। नोएडा यानी मेरा घर। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटी के लिए तो उसका घर पराया होता है, उसका असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। मेरा ससुराल यानी तालाबों का शहर भोपाल। मेरी शादी की तस्वीरें देखोगे तो आओ देखते हैं। बाय गॉड, क्या शादी थी वो, एकदम ड्रीम वेडिंग। पर एक मिनट, अगर हम सीधा शादी पर चले जाएंगे तो फिर मेरा बचपन, मेरा परिवार, मेरा घर नोएडा मिस हो जाएगा ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो डेट थी 4 जून 1994। यही वो तारीख थी जब मिस्टर एंड मिसेस नवनिधि शर्मा के घर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। कौन सी बच्ची? अरे और कौन, मैं खुद। उन दोनों ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा था ट्विशा। ट्विशा और शर्मा जी की बेटी तो मैं थी ही। सो मीट मी, वन एंड ओनली ट्विशा शर्मा। मेरे पैदा होने पर मम्मी पापा कितने खुश थे। सब लोगों ने जमकर खुशी मनाई थी। उन्हें लगता था कि मैं बड़ी होकर कुछ बड़ा करूं, और किया भी। आखिरकार इसीलिए तो मेरा अवतरण हुआ था। भाई कितने लोगों को एक्ट्रेस बनने का मौका मिलता है, मैं बनी ना। तो बात है तब की, जब मैं बहुत छोटी थी। पापा जॉब करते थे, मम्मी घर संभालती थी। हमारे घर में हमेशा पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा जाता था। बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना, सपने देखना मत छोड़ना, मम्मी रोज कहा करती थी। बचपन में स्कूल के एनुअल डे पर जब मैं स्टेज पर डांस करती या कोई डायलॉग या स्पीच देती तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। उस छोटी सी बच्ची को उस वक्त कहाँ पता था कि एक दिन यही स्टेज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम कम ट्रू बन जाएगा। रात को कभी कभी तारों को देखते हुए मैं सोचती थी कि क्या मैं कभी बड़ी स्क्रीन का स्टार बन पाऊंगी, लोगों के दिलों में जगह बना पाऊंगी। पापा का हौसला और मम्मी का प्यार मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। मम्मी हमेशा मुझे कहती रहती थी, मेरी रानी गुड़ी। बस इसी के बाद से मैंने सोच लिया, रानी तो मैं बनकर रहूंगी। जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई,
स्मार्टनेस की कोई कमी नहीं थी। यही तो मुझे और कॉन्फिडेंस देता था कि हीरोइन तो मुझे बनना ही है। उसी वक्त मुझ में एक नया जज्बा लगा। वो टाइम था 2009 के आसपास का। मेरी एज थी करीब 15 साल। मैंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। पहला फैशन शो। स्टेज पर पैर रखते वक्त मेरे घुटने कांप रहे थे। कैमरे के सामने मुस्कुराना इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। उस दिन पता चला कि कैमरा फोबिया क्या होता है। बाय गॉड, अलग ही स्ट्रगल था। अंदर से डर लग रहा था। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? लोग क्या सोचेंगे? पर मैंने कर दिखाया। कमाल का शो था वो। लेकिन ये इतना आसान भी कहा था। इस प्रोजेक्ट से पहले मुझे कई बार रिजेक्शन मिली। मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। लेकिन मेरी फैमिली मुझे फिर उठ खड़ा होने की हिम्मत देती थी। ये तो कहानी हुई छोटे मोटे स्टेज शो की। लेकिन फिर आया एक बड़ा मौका। साल था 2012। मिस पुणे कॉन्टेस्ट। यानी मैंने ठान लिया, मुझे तो ये पेंडेंट जीतना ही है। कैसा लगेगा ना, मिस पुणे ट्विशा शर्मा। तो क्या मैंने उस कंपटीशन में पार्ट लिया? क्या मैं जीती? क्या मैं बनी मिस पुणे? रुकिए, सब बताऊंगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सफलता ट्विशा के आगे आगे चल रही थी। पहले मिस पुणे बनी, फिर फिल्मों में ब्रेक मिला। इसके बाद ट्विशा एक फेमस इन्फ्लुएंसर भी बनी। दिन रात मेहनत कर ट्विशा ने अपना खुद का नाम और मुकाम बनाया था। ये वो साल थे जब ट्विशा ने खूब नाम कमाया। साल 2012 मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था। उस साल मिस पुणे पेजेंट का कंपटीशन हुआ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस पेजेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। मुझे अच्छे से पता था कि स्मार्ट तो मैं हूं ही, और अगर मुझे एक्ट्रेस बनना है तो फिर ऐसा कोई बड़ा टाइटल तो होना ही चाहिए। और फिर मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भर दिया। तैयारी के दिनों में रात रात भर प्रैक्टिस, डाइट, वॉकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बाय गॉड, क्या दिन थे वो। इतने सारे लोगों की भीड़, इतने सारे जर्नलिस्ट और जजेस को देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। लेकिन मैंने खुद से कहा, यही तो मौका है। उस दिन रैंप पर मेरी कैट वॉक कमाल की थी। जजेस का चेहरा देखते ही समझ गई थी कि शो तो मैं ही जीतूंगी। और गेस व्हाट, मैं ही जीती और मैं बन गई मिस पुणे ट्विशा शर्मा। जब फाइनल में मेरा नाम पुकारा गया और ताज सिर पर रखा गया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो पल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लगा जैसे सारी मेहनत, सारे आंसू रंग ला रहे हैं। उस दिन मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मिस पुणे सिर्फ एक खिताब नहीं था, बल्कि मेरे आत्मविश्वास का नया जन्म था। उस दिन मानो मुझे पंख लग गए। मेरी मंजिल की तरफ मेरा पहला बड़ा कदम था। साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। मिस पुणे का टाइटल जीतने के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पहले बीबीए किया, फिर एमबीए। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मेरा पैशन था। दिल्ली में DADB जर्मनी कंपनी ज्वाइन की और फिर शुरू हो गई वही टिपिकल ऑफिस वाली लाइफ। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाली भागदौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, दिल्ली का ट्रैफिक। सिर्फ DADB नहीं, मैंने शुरू में फ्लेवर पॉट प्रोडक्ट्स के साथ भी काम किया, लेकिन अंदर कुछ कमी महसूस होती थी। फिटनेस भी खराब होने लगी। मैंने खुद से कहा कि त्रिशा क्या कर रही है तू? तभी मुझे योगा का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर योग सीखकर ट्रेनर बन जाऊं तो 2 गुना फायदा होगा, खुद की फिटनेस और साथ में इनकम भी हो जाएगी। मैंने योगा ट्रेनर का सर्टिफिकेट ले लिया। सुबह 5 बजे उठकर आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन। विपाशना मेडिटेशन कैंप में गए दिनों को तो कभी नहीं भूल सकती। वहाँ चुप्पी में बैठकर अपने आप से मिलना, वो अनुभव जीवन बदल देने वाला था। मैं खुद से कहती, त्रिशा तू अकेली नहीं है, ईश्वर तुझे देख रहा है। उन पलों ने मुझे संभाला, खासकर तब जब कॉर्पोरेट प्रेशर फुल हाई होता था। ऐसे ही टाइम निकल रहा था और यूं ही 6 साल बीत गए। हालांकि इस बीच मैंने छोटे मोटे कुछ प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन फिर आया साल 2018। 2018 मेरे सपनों का साल था। लॉजिस्टिक फिल्म वाले एक शॉर्ट मूवी बना रहे थे। नाम था जरा संभल के। उसके लिए उन्हें कोई फ्रेश फेस चाहिए, एक नई एक्ट्रेस। मुझे पता चला। मैंने जतिन चंदोलिया से कांटेक्ट किया। इंटरव्यू हुआ और यू नो व्हाट, मैं सेलेक्ट हो गई। मस्त कैरेक्टर मिला मुझे, एक चुलबुली लड़की का। उस शॉर्ट फिल्म की कहानी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अभी तो मेरी कहानी ही चल रही है ना। हाँ,
तो वो था मेरा पहला स्क्रीन असाइनमेंट। और पता है, मूवी के आखिर में जब वो कास्ट वाला स्क्रॉल आता है ना, उसमें सबसे ऊपर था मेरा नाम, ट्विशा शर्मा। आप भी देखो ना, सबसे ऊपर मेरा नाम। जब फिल्म पूरी हुई और स्क्रीनिंग में खुद को देखा तो दिल में एक अनोखी खुशी उभरी। मैंने खुद से कहा, यस, मैंने कर दिखाया, मैं एक एक्ट्रेस बन गई। लोगों के पॉजिटिव मैसेजेस, दोस्तों की तारीफ और परिवार की खुशी, वो पल मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक था। बस यहीं से मुझे लगा कि हो गया, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। भले ही ये शॉर्ट मूवी थी, लेकिन मैंने शुरुआत तो कर ही दी थी ना। इसके बाद मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की तलाश में थी। तभी आया साल 2021। डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी एक तेलुगु फिल्म बना रहे थे, मुग्गुरू मोनागल्लू। मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। वो एक तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। मुझे दीक्षित शेट्टी और श्रीनिवास रेड्डी जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। भाषा का डर, कल्चर का अंतर, लेकिन टीम का प्यार सब कुछ भुला देता था। सबने सपोर्ट किया मुझे। शूटिंग के दौरान थकान हो जाती थी। रात को एक बार होटल से मम्मी को फोन करके कहा, बहुत मुश्किल है। मम्मी कहती, बेटी तू कर सकती। फिल्म में मेरे रोल में कॉमेडी और सस्पेंस दोनों थे। जब फिल्म रिलीज हुई और ऑडियंस ने तालियां बजाई तो लगा सारे दर्द मिट गए। वो सफलता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि बहुत भावुक कर देने वाली थी। मुग्गुरू मोनागल्लू के बाद मैंने डिजिटल दुनिया में कदम रखा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर योग टिप्स, लाइफस्टाइल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरीज शुरू की। जब कोई फॉलोअर लिखता, दीदी आपकी वजह से मैंने डिप्रेशन से लड़ना सीखा, तो मेरी आंखें नम हो जाती। लेकिन संघर्ष भी कम नहीं थे। कई प्रोजेक्ट्स रुक गए, रिजेक्शन आए, कभी आत्मविश्वास डगमगाता। रातों को अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं सही कर रही हूँ? लेकिन योग और परिवार का साथ मुझे हर बार उठाता। मैंने सीखा कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि रोज की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। लाइफ ऐसे ही चल रही थी। शादी की एज हो गई थी। घर से शादी का प्रेशर बनाना शुरू हो गया था। मैंने भी सोचा, कब तक टालती रहूंगी, घर तो बसाना ही है। और फिर आया साल 2024। मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला था जो बाय गॉड मेरी लाइफ बदल देने वाला था। सच्ची कह रही, हमेशा हमेशा के लिए। कौन था वो आगे बताऊंगी आपको। 30 साल की उम्र में ट्विशा ने शादी करने का फैसला किया और उसके बाद लेकिन ट्विशा इस फैसले तक कैसे पहुंची? समझ से ट्विशा की शादी की स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। डेटिंग ऐप का प्यार और फिर शादी, वो भी भोपाल के एक नामी परिवार में। देखिए। लाइफ वैसे सही चल रही थी, लेकिन कब तक बैचलर रहती। मुझे मेरे राजकुमार का इंतजार था और फिर मुझे मिला मेरा हीरो। साल 2024 मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत ट्विस्ट था। एक डेटिंग ऐप पर मुझे मिले समर्थ सिंह, तालाबों के शहर भोपाल के रहने वाले, पेशे से वकील और एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे। पहली बातचीत में ही उनकी समझदारी और ह्यूमर ने मुझे आकर्षित किया। धीरे धीरे बातें बढ़ी, घंटों फोन पर बातें, वीडियो कॉल्स, फिर दिल्ली भोपाल की मुलाकातें। जब उन्होंने मुझे पहली बार कहा, ट्विशा तुम्हारे बिना जीवन अधूरा लगता है, तो मेरे दिल में एक तूफान आया। बस तभी हम दोनों ने ठान ली, अब एक होने का वक्त आ गया है। दोनों परिवारें मिले, सबको वो पसंद आया। उनका शांत स्वभाव मेरे घर में सबको अच्छा लगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, पर मेरे प्यार के आगे परिवार मान गया। जो प्यार संघर्ष के बाद मिले, उसकी तो बात ही कुछ और है। शादी की बात तय हो गई और फिर तारीख भी आ गई, यानी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। मेरी क्या, किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी के दिन से बड़ा और क्या ही हो सकता है।
25 दिसंबर 2025। मेरी शादी का दिन। ये मैं हूँ, लाल जोड़े में सजी, इतराती, शर्माती, पर अंदर से बिल्कुल खुश। और क्या चाहिए था? पसंद की शादी, पसंद के मेरे वो, यानी सब कुछ परफेक्ट। लाल लहंगे में तैयार होकर जब मैं मंडप की ओर जा रही थी तो दिल में हजारों भावनाएं उमड़ रही थी। उम्मीद, प्यार, थोड़ा सा डर और ढेर सारी खुशी। समर्थ का हाथ थामते वक्त लगा जैसे सारी दुनिया ठहर गई। फेरे लेते समय आंखों से आंसू बहने, खुशी के आंसू। ये वाली वीडियो देखो तो, हरे कलर की ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी मैं। ऊपर से सबने मेरा पूरा चेहरा हल्दी से रंग दिया। ये तो होना ही था। वैसे हल्दी का सेलिब्रेशन देखकर ही मैं सोचने लगी कि अगर हल्दी ऐसी हो रही है तो फिर शादी पर क्या होगा। अब जरा ये वाली वीडियो देखो। सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई। मैंने भी उस दिन जमकर डांस किया था। और फिर आया शादी वाला दिन। परिवार की खुशी, दोस्तों की तालियां, फूलों की महक और मंत्रों की ध्वनि। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा पल था। समर्थ ने वादा किया था, हम दोनों मिलकर सपने पूरे करेंगे। शादी के बाद समर्थ मुझे भोपाल ले आया। मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। वैसे मुझे भोपाल बहुत पहले से पसंद था और अब तो जिंदगी भर के लिए यही मेरा घर बनने वाला था। मेरा घर यानी मेरा भोपाल। शादी के बाद शादी वाली सारी रस्में हुई। वो दूध में अंगूठी ढूंढने वाला गेम होता है ना, कितना फनी था वो। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन समर्थ ने चीटिंग की और वो जीत गए। धोखेबाज कहीं। शादी के बाद तय हुआ कि हम लोग हनीमून के लिए वियतनाम जाएंगे। डेट भी पहले से तय थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैंने समर्थ से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। दरअसल वियतनाम के लिए जो टिकट हमने बुक कराई थी, मैं उसकी टाइमिंग को लेकर कंफ्यूज हो गई। और फिर जब तक मुझे एहसास हुआ हम लेट हो चुके थे। भागते दौड़ते हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन तब तक हमारी फ्लाइट जा चुकी थी। मैं जानती थी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानती थी कि अब तो समर्थ मुझे बहुत डांटेगा। लेकिन उस दिन मैंने समर्थ का गुस्सा देखा, पागलपन देखा। समर्थ ने मुझे भरे एयरपोर्ट पर धक्का दिया, इतनी जोर से कि मैं पूरी तरह से हिल गई। शायद वो मेरे लिए इस रिश्ते में पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी आपको। इसके बाद की कहानी बिल्कुल अलग है, बेहद दुखद और दर्दनाक। ट्विशा को जिंदगी का पहला रेड फ्लैग मिल चुका था, तो फिर भी ट्विशा ने इसे इग्नोर क्यों किया? क्या ट्विशा के मन में कुछ और चल रहा था? सवाल कई हैं। क्या ट्विशा पर यही इग्नोरेंस भारी पड़ी? कैसे एक हंसती खेलती ट्विशा मौत के मुंह में समा गई? हनीमून पर
जाने के दौरान फ्लाइट मिस होने पर समर्थ ने एयरपोर्ट पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। सबके सामने उसने मुझे धक्का दिया, मुझ पर इतना गुस्सा किया कि मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। ये मेरी जिंदगी का पहला रेड फ्लैग था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि मैं नए जीवन में कदम रख चुकी थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। एक इंडिपेंडेंट फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बाद अब मेरी जिंदगी की पहचान एक नामी परिवार की बहू, एक वेल सेटल्ड वकील की पत्नी भी थी। लेकिन किसे मालूम था कि ये मेरे ये सपने हकीकत से कोसों दूर हैं। जैसे जैसे वक्त बीता, लाइफ ने मुझे कई रेड फ्लैग दी जिन्हें शायद मैं उन मौकों पर समझ नहीं पाई। शादी में जैसे घुटन होने लगी थी। जब सहा नहीं गया तो हार कर मैंने अपनी मम्मी से अपने दुख शेयर किए। जब जब मेरे साथ गलत हुआ तब तब मैंने अपनी माँ से अपने दुख शेयर किए। रात रात भर मैं अपनी मम्मी को मैसेज करती थी। ये मेरे चैट्स देखकर आप समझ ही गए होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैंने पापा और मम्मी को अपने जीवन की हकीकत बयान की तो भैया भोपाल आए थे। मेरी सास गिरिबाला सिंह से उन्होंने बात भी की थी। उस बातचीत का ऑडियो तो आपने सुना ही होगा। अगर भैया ने वो बात रिकॉर्ड नहीं की होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसा कुछ भी बोल सकती है। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो मैंने मन बना लिया था कि अब बस बहुत हो। ये वो दुनिया नहीं थी जिसके सपने मैंने अपने लिए देखे थे। मैंने मम्मी को बोल दिया कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। परिवार के लोग समझ चुके थे कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बात ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए मैंने मम्मी को कहा था कि अकेले आना और मुझे ले जाना। मम्मी ने टिकट भी करा लिया था, लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चल गई और उन्होंने मेरी मम्मी का टिकट कैंसिल करवा दिया। लेकिन मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैंने मम्मी को बोल दिया कि अब बस बहुत हो। मैं खुद से टिकट करके 15 मई को घर आऊंगी। लेकिन फिर वो तारीख है 12 मई। 12 मई मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। मेरे प्राण चले गए। उसके बाद मैंने जो देखा वो आप सबने भी देखा। एक सीसीटीवी जो मेरे ससुराल वालों ने मीडिया को दिया। इस सीसीटीवी में क्या था? अकेली मैं जो पहले सीढ़ियों के रास्ते घर की तीसरी मंजिल पर बने जिम में गई। फिर मेरे पति और 2 और लोग जो मेरे निष्प्राण शरीर को तीसरी मंजिल से नीचे ला रहे हैं। रात में जब पापा मम्मी और भैया भाभी को ये जानकारी दी गई तो उनकी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। उन्हें बताया गया कि मैंने फांसी लगा ली है। मेरे परिवार वाले भला इस पर कैसे भरोसा करते। हुआ भी वही। तारीख थी 13 मई। मेरे परिवार के लोग जब भोपाल पहुंचे तो मेरा पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम में फांसी लगने से मौत होने का जिक्र था। 1 हफ्ते पहले गर्भपात होने का भी जिक्र था। शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लंट फोर्स से चोट के निशान मिलने का भी जिक्र था। लेकिन मेरे परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। पहले तो मेरे परिवार पर कई तरह के दबाव बनाए गए। बाद में जब मेरा परिवार सड़कों पर उतरा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खामियां खुलकर सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेरी हाइट कम लिखी गई थी। बॉडी के साथ लिगेचर सबमिट ही नहीं किया गया था। इसलिए परिवार ने बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वो दोबारा पोस्टमार्टम चाहते थे और मेरे ससुराल के लोग रसूख का इस्तेमाल न कर ले, इसलिए वो दिल्ली में पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। 14 मई न एफआईआर हुई न दोबारा पोस्टमार्टम की मांग मानी गई तो मेरे परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा। 14 और 15 मई को दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन किए गए। तब जाकर कहीं 15 मई को देर रात या 16 मई की सुबह एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में समर्थ और मेरी सास को आरोपी बनाया गया था। लेकिन एफआईआर होने से पहले ही मेरी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह अग्रिम जमानत की याचिका लगा चुके थे। सास को तो अग्रिम जमानत मिल गई लेकिन समर्थ को नहीं मिली। 16 मई इधर 16 मई को ही मेरे परिवार के दबाव के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इसके लिए मेरे परिवार को काफी संघर्ष करना पड़ा। 20 मई इधर मेरे परिवार को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। पहले 20 मई को भोपाल जिला अदालत से अर्जी खारिज हुई तो परिवार जबलपुर पहुंचा। वहां से दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मिली और आखिरकार 14 मई को एम्स दिल्ली की टीम ने भोपाल में पोस्टमार्टम किया। लेकिन इस बीच भी बहुत कुछ हुआ।
22 मई को जबलपुर से समर्थ की गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस मेरी सास पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। 23 मई समर्थ को 23 मई को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरी सास गिरिबाला को भी एमपी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। मैं यानी ट्विशा जो 12 मई को इस संसार से विदा ले चुकी हूँ। 24 मई को आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद मेरे परिवार ने मेरे शरीर को अंतिम विदाई दी। ये है मेरी कहानी, उस ट्विशा की कहानी जो सपनों की उड़ान भरना चाहती थी, उस ट्विशा की कहानी जिसने अपने ससुराल में एक खुशहाल जीवन के अनगिनत सपने सजाए थे, उस ट्विशा की कहानी जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे इस दुनिया से जाएगी, वो ट्विशा जिसकी जिंदगी अब एक कहानी बन गई। तो ये कहानी थी ट्विशा की, खुद ट्विशा की जुबानी, किस तरह से एक हंसती खेलती जिंदगी चंद दिनों की जो शादी थी उसके बाद तबाह हो गई और अब पूरा परिवार मायूस है, पूरा परिवार न्याय के लिए इधर से उधर भटक रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।